मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप YouTube पर खुद भी डालकर देखेंगे कि ईवीएम मशीन कैसे हैक करे, तो आपको YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे कि ईवीएम मशीन को कैसे हैक करे। तो इसलिए ईवीएम से न्यायिक और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतुजा रिंगने। 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि 2024 में अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। क्या फिर भाजपा जीतेगी या कोई और। साथ ही देश भर में ईवीएम मशीन को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद है एक युवा जिनसे हम बात करेंगे। हेलो सर। जी नमस्कार। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम प्रज्वल गायकवाड़ है और मैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले से रहने वाला हूँ। जी, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि 2024 में चाहे कोई भी चुनकर आए तो वो प्रधानमंत्री कैसे होने चाहिए, उन्होंने देश में किस तरह के बदलाव लाने चाहिए। प्रधानमंत्री जो भी व्यक्ति चुनकर आएगा उस व्यक्ति को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नीतियां बना रही है सरकार, वो नीतियां लोगों के हित में होनी चाहिए। वो नीतियां बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के एजेंडे पर होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं पिछले कार्यकाल में बहुत सारी नीतियां इस सरकार ने लागू की। किसान बिल हो, पुरानी पेंशन का खात्मा हो या निजीकरण हो, इन नीतियों से देश का हर एक तबका प्रभावित होता है और उस तबके के प्रभावित होने से हर आदमी जनमानस परेशानियां झेलते हैं, जिसकी वजह से हम भी बहुत प्रभावित होते हैं। हमें भी महंगाई जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगला जो भी प्रधानमंत्री होगा उसको ये बात ध्यान देनी चाहिए, इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से लोगों का हित होना चाहिए, किस तरह लोगों का मतलब हित होना चाहिए। उनकी उस प्रकार की नीति होनी चाहिए जिससे हर आदमी उस पर मतलब खुश रह सके, ऐसे ही उनकी नीति होनी चाहिए। जो पीएम मोदी जी है, उन्होंने इन 10 सालों में जो भी कार्य किया, तो आपको सबसे अच्छा कार्य क्या लगा। बहुत से कार्य किए हैं, लेकिन उनके सबसे अच्छे कार्यों में से मुझे लगता है कि उन्होंने जो एग्रेसिव पॉलिसी रखी है, फॉरेन पॉलिसी, वो मुझे 10 सालों में अच्छी लगी है। क्योंकि पिछला बहुत सारा दौर देखे तो मुझे नहीं लगता 1971-72 के बाद शायद ही इंडिया इतना एग्रेसिव पॉलिसी फॉरेन लोगों के साथ रखा होगा। और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है जिनके साथ हमारी ज्यादा बनती नहीं है, जैसे चाइना हो या अपन वेस्ट साइड देखे तो पाकिस्तान हो, उनसे ज्यादा बनती नहीं, अनबन रहती है हमारी। तो उन बॉर्डर पॉलिसी जो रखी है वो बड़ी अच्छी रखी है। और बहुत सी चीजें गलत भी कर रखी है, जैसे नोटबंदी हो, बेरोजगारी हो और शिक्षा का निजीकरण हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, एनआरसी सीए का मुद्दा हो और तमाम प्रकार के मुद्दे हो, जातिगत जनगणना हो, ये सब मुद्दे भी है और उनके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, दोनों चीजें हैं। जी, देश भर में काफी चर्चा हो रही है कि ईवीएम मशीन को बैन किया जाए, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ईवीएम मशीन से चुनाव होने चाहिए या बैलेट पेपर से। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, ईवीएम मशीन से नहीं होने चाहिए। क्योंकि दुनिया की जो महासत्ता है, जो लोकतंत्र जिन भी देशों में है और जो महासत्ता है जैसे कि अमेरिका हो गई या बाकी तमाम प्रकार के देश हो गए, वो भी आज बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कुछ पिछड़े देश ही होंगे अफ्रीका के जो आज भी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर खुद भी डालकर देखेंगे कि ईवीएम मशीन कैसे हैक करे, तो आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे कि यूट्यूब मशीन को मतलब ईवीएम मशीन को कैसे हैक करे। तो इसलिए ईवीएम से न्यायिक और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। ईवीएम में बहुत सारे लूप होल्स हैं। ईवीएम में लूप होल्स इतने हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसमें ध्यान देने की जरूरत है। और लोगों की उस पर भरोसा उठते जा रहा है, दिन ब दिन उठते जा रहा है लोगों का ईवीएम मशीन पर से भरोसा। तो मतदार लगातार उससे मतलब दूर होते जा रहे हैं ईवीएम मशीन से। और लोगों में ये जन भावना बढ़ते जा रही है, मूवमेंट की भावना बढ़ते जा रही है कि जो भी अभी अगला चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो। और जब जब चुनाव होते हैं ये मुद्दा बड़ा उठता है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर से न्यायिक और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी जी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उनकी जारी है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे इस चुनाव में। राहुल गांधी खुद ही, आप देखा जाए तो खुद ही वो एक मतलब कमजोर कड़ी है, वो खुद ही एक अलायंस बना रहे हैं।
और नरेंद्र मोदी भी एक अलायंस में है। तो हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि दोनों एक अलायंस के, इसमें एनडीए वर्सेस इंडिया, इस तरह के तरीके से देखना चाहिए। और उनकी जो अभी यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसमें देखने वाली बात यह है कि क्या जो उसमें वीकर सेक्शंस है, डिप्रेस क्लासेस है, वीकर सेक्शन, डिप्रेस क्लासेस और तमाम प्रकार के लोग जो हाशिए पर पड़े हैं, क्या उनको भी वो लोग न्याय दिला पाएंगे? क्या उन तक भी वो लोग पहुंचेंगे? क्या उनको भी न्याय मिलेगा? क्या उनके भी हकों की आवाज होंगी? ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देखने वाली बात ये होंगी कि आने वाले वक्त में क्या उन समाज को भी न्याय मिलेगा जो समाज न्याय की प्रतीक्षा में बहुत सालों से है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनके लिए कोई सत्ता बदलती है लेकिन व्यवस्था वही रहती है। तो वही बात है, देखने वाली बात होंगी कि प्रभावित करते हैं या नहीं, ये तो नहीं बता सकते क्योंकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से अगली उनकी गतिविधियां होती है, किस तरीके से वो आगे का मार्ग क्रमण करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए। मैं ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंचाती रहूंगी, बने रहे मेरे साथ। शुक्रिया।